प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का दर्शन। क्या भारतीय संविधान का दर्शन, जिसमें हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आज हम उनके बारे में लेक्चर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अर्थात भारतीय संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आज हम उन सभी अधिकारों के बारे में आपको समझाएंगे। मैंने पहले ये बोला है कि भारतीय संविधान का दर्शन मतलब वाकई प्रस्तावना है, नीति निर्देशक तत्व है, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, ये सब वास्तविक रूप में भारतीय संविधान के दर्शन है, भारत की राज्य व्यवस्था के दार्शनिक आधार हैं। भाई ये क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधार हैं। क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधार हैं। कौन से आधार है? दार्शनिक आधार हैं। वास्तविक रूप में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार हैं। अतः मैं आपको यही बोलता हूं प्रारंभ में कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम मौलिक अधिकारों का उल्लेख करें, और आज हम मौलिक अधिकार जो प्रदत्त हैं संविधान के द्वारा, जिनका उल्लेख किया गया है, वास्तविक रूप में उनकी चर्चा करेंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मौलिक अधिकार होता ही क्या है। यस, वैसे मैंने इसके लिए अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, मौलिक अधिकार का अर्थ और अधिकार पत्र की विशेषताएं। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 2। परंतु फिर भी आज हम जब 6 मौलिक अधिकारों को समझाएंगे आपको, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान समय में 6 अधिकार है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आखिर ये मौलिक अधिकार होता क्या है? तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। वास्तविक रूप में मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि नागरिकों के या जनता के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक अनिवार्य होते हैं, और जिनको संविधान के अंतर्गत ही स्थान दे दिया जाता है, और जिनका राज्य के द्वारा भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, या इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। फिर कह रहा हूं, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि वास्तविक रूप में नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक अनिवार्य होते हैं, और इनको संविधान के अंतर्गत स्थान दे दिया जाता है, और स्वयं राज्य के द्वारा भी इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिएगा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करेगी। जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकती है। ठीक है बेटा, ये सामान्य सा अर्थ होगा। बाकी व्यापक रूप में समझना हो तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ आपके लिए एक डायग्राम बना रखा है, जिसके आधार पर संपूर्ण बातें स्पष्ट हो जाएंगी। बेटा, वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन 2 पहलुओं के आधार पर किया जाता है। प्रथम पहलू ये होता है कि व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, वो इसके कर्तव्य होते हैं। भारतीय संविधान में वास्तविक रूप में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया। उसके बाद में आगे चल करके 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। तो व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये तो कर्तव्य कहलाते हैं, और दूसरी तरफ व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, ये अधिकार कहलाते हैं। अर्थात राज्य के द्वारा व्यक्तियों को, नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो यहाँ जैसे मैंने संकेत किया, तो ये सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं दी जाती है, जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो ये अधिकार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, बाकी मूल अधिकार मैंने समझा दिया। सामान्य स्वरूप में अधिकार का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को राज्य के द्वारा व्यक्तियों के, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाएं अधिकार कहलाते हैं। और जब इन अधिकारों को संविधान में उल्लेखित कर दिया जाता है और राज्य भी इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। बेटा, आप इसको हम 2 बिंदुओं के माध्यम से और समझेंगे। क्या? पहला है कि वास्तविक रूप में शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। मतलब नागरिकों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता,
ठीक है, स्वतंत्रता दी जाएगी लेकिन स्वच्छंदता का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन में शांति और व्यवस्था रहे, इसके लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। अर्थात राज्य व्यक्तियों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर नियंत्रण रखता है, जरूरी भी है। परंतु दूसरी तरफ क्या है ये कि राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है। अगर मान लीजिएगा राज्य ठीक है शांति व्यवस्था के लिए व्यक्तियों के जीवन के ऊपर नियंत्रण लगा सकता है, आवश्यक भी है, तो ये भी जरूरी है कि कहीं राज्य शक्ति का दुरुपयोग ना करने लग जाए। इसलिए राज्य के ऊपर भी क्या है, नियंत्रण जरूरी है। राज्य के ऊपर भी कुछ सीमाएं लगाना जरूरी है जिससे कि राज्य शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे। इसलिए राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है मौलिक अधिकार। मैंने यहाँ नोट भी किया है, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ उपाय है। किसके श्रेष्ठ उपाय है? राज्य की क्या, राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है? मौलिक अधिकार है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने वास्तविक रूप में राज्य का ही शक्ति का दुरुपयोग ना करने लग जाए, इसलिए इसकी शक्ति के ऊपर कुछ सीमाएं लगा दी गई हैं और वो सीमाएं क्या हैं? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से राज्य की शक्ति के ऊपर सीमाएं लगा दी गई हैं। जबकि दूसरी तरफ व्यक्ति भी स्वतंत्र तो है लेकिन ये स्वच्छंद नहीं है, इसलिए राज्य के द्वारा शांति और व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिन नियमों का पालन नागरिकों के द्वारा किया जाता है। अर्थात शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक होता है, जिसके वास्तविक रूप में कानून बनाए जाते हैं। तो कहने का मेरा भावार्थ ये कि व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत आपसी संतुलन बना रहे, इसके लिए व्यक्तियों के जीवन के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है और इसी के साथ में राज्य की शक्ति के ऊपर भी कुछ सीमाएं लगा दी जाती हैं जिसका श्रेष्ठ उपाय है मौलिक अधिकार। ठीक है बेटा, अगली बात क्या लिखी मैंने यहाँ? अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं यहाँ कि वाकई अधिकार होते क्या है? अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। मतलब मैंने आपको पहले कह दिया कि व्यक्ति को राज्य से क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, इसके दावे हैं, इसकी डिमांड है, मांग है कि हमें ये बातें चाहिए। तो वास्तविक रूप में अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। क्या? अधिकार व्यक्ति के राज्य से मांग या दावा होते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है हम उनको समझाएंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में भारत का जो मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वास्तविक रूप में भारत के मूल संविधान के अंतर्गत नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु आगे चल करके भारत के संविधान में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो वर्तमान समय में वास्तविक रूप में हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। 7वां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का मौलिक अधिकार, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 31 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कौन से? अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख किया गया था, तो इसको जो है निश्चित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान समय में केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। बेटा अब इन 6 अधिकारों का हम व्यापक रूप में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पहला जो अधिकार है बेटा, ध्यान देंगे, देखो ये तो बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है और कहां से कहां तक? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। अब यहाँ 31 अनुच्छेद इसमें संपत्ति का मौलिक अधिकार था, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बात आपको नोट करनी है। चलो पहला अधिकार लेते हैं बेटा, समानता का अधिकार। अब ध्यान दीजिएगा, पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। क्या बेटा? समानता का अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जाति,
भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता इत्यादि के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। और जो समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सिद्धांत में कहा जाता है कि वास्तविक रूप में सभी बिल्कुल एक दूसरे समान होंगे, लेकिन फिर भी हमारे भारत के अंतर्गत भारत के संविधान में ध्यान रखा गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की व्यवस्था की गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, यहाँ पिछड़े लोगों को वास्तविक रूप में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो संपत्तिशाली है, उनके बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सभी एक समान हो जाएं। अब चलो हम एक एक की बात करते हैं। बेटा इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में पहला जो है वो है विधि के समक्ष समता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया। मैंने क्या कहा, समानता के अधिकार को लेकर अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ये सभी मैंने यहाँ नोट कर दिए। तो पहला विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे। अर्थात कानून की दृष्टि में, या हम ये कहें कि विधि की दृष्टि में सभी, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के एक जनसाधारण सिपाही तक, सभी नागरिक बराबर होंगे। कानून की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये जो शब्द है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये वाक्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या, विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में विधि के समक्ष सभी समान होंगे, कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी लिंग का हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब वास्तविक रूप में विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। तो वास्तविक रूप में विधि के समक्ष समता अर्थात कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, किसी भी दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जाति, भाषा, धर्म, संपत्ति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्या किया गया है, विधि के समक्ष समता। एक बात। दूसरा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या, कि धर्म, किसी भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, मूल वंश, जाति जो भी है, लिंग, महिला पुरुष या जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ है, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बेटा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में है। मुझे इसकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः स्पष्ट है। तीसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में उल्लेख किया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में जो सरकारी नौकरियां होंगी, उन सरकारी नौकरियों के अंतर्गत वास्तविक रूप में सभी को अवसर की समानता दी जाएगी, किसी भी रूप में जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि अवसर की समानता का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, ये पिछड़े वर्गों को वास्तविक रूप में जो विकसित वर्ग हैं उनके बराबर लाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है। तो लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों के लिए वास्तविक रूप में अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसके बाद में अगला है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है कि वास्तविक रूप में किसी भी रूप में जाति पाति के आधार पर किसी भी रूप में छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया। किसका, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। और उपाधियों का अंत, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। क्या, यहां पर केवल ध्यान रखना है कि सेना और विद्या, शिक्षा, सेना और विद्या को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। सेना के क्षेत्र में, क्या, सेना के क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जा सकती है, बाकी इसके अलावा किसी क्षेत्र में उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अर्थात उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। तो आप ये अनुच्छेद 14 से 18 तक ये सारी बातें नोट करेंगे जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो अधिकार है, पहला अधिकार होगा समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा अब ध्यान देंगे, स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 1922। बेटा ध्यान देंगे, अनुच्छेद 1922 और अनुच्छेद 19 एक बहुत ही व्यापक अनुच्छेद है, विस्तृत रूप में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है आपको कि अनुच्छेद जो 19 है जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मतलब जिसको भारतीय नागरिकता प्राप्त है उसको ये अनुच्छेद
19 जो मैं आपको बताऊंगा, अनुच्छेद 19 में क्या क्या बातें, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वास्तविक रूप में यहाँ जो है 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर जो है विशेषकर चाहे किसी भी रूप में भाषण या अपने विचार अभिव्यक्त किए जाएं, उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हाँ, ऐसे भाषण नहीं दिए जा सकते जिसके आधार पर हिंसा फैलाई जाए। शांतिपूर्वक तरीके से आप किसी भी रूप में भाषण और अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, पहली स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब यहाँ वास्तविक रूप में अनुच्छेद 19(1) के तहत जो दूसरी स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है शांतिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से और आपके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। आप कहीं पर भी कोई सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात वास्तविक रूप में आप किसी भी रूप में कोई संघ की स्थापना कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाए, उसका लक्ष्य राष्ट्रहित के विरुद्ध नहीं हो, तो आप संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है। 3 हो गया। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अर्थात वास्तविक रूप में आप भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब पूरे भारत के अंतर्गत, पूरे भारत में जितने भी संघ की इकाइयाँ हैं, जितने भी प्रांत हैं, संघ की जो इकाइयाँ घटक हैं, चाहे कोई भी, जिसको कि हम आलंकारिक रूप में राज्य ही कहते हैं, राजस्थान राज्य, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी वैसे देखे तो ये राज्य नहीं है, ये संघ की इकाइयाँ हैं। राज्य तो वास्तव में भारत है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है, अर्थात आप पूरे भारत के अंतर्गत कहीं पर भी बिना किसी प्रतिबंध के भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है बेटा। और 5वां है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, अर्थात आप वास्तविक रूप में भारत के राज्य क्षेत्र में या पूरे भारत में किसी भी प्रांत के अंतर्गत आप अपना जो है निवास स्थान बना सकते हैं, कहीं पर भी आप बस सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर इसका एक अपवाद था, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है, तो अब वास्तविक रूप में पूरे भारत में एक ही संविधान हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में कुछ अलग प्रावधान थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके बाद में बेटा 6ठा है वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता, अर्थात वास्तविक रूप में आप किसी प्रकार का व्यापार करें, कारोबार करें, इसके लिए आप कोई भी आजीविका करें, कोई भी आपकी जो है वृत्ति है, जीवन वृत्ति है, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होंगे बेटा। तो वास्तव में यहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हाँ, जो संपत्ति की स्वतंत्रता है वह 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई है बेटा। इसलिए मूल संविधान में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब 6 स्वतंत्रताएं शेष रह गई हैं। एक स्वतंत्रता 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मूल संविधान में ये 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी अनुच्छेद 19 के तहत, अब 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है, तो 6 स्वतंत्रताएं शेष रह गई बेटा, ध्यान रखना है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, क्योंकि 19 से 22 तक हमें अध्ययन करना है यहाँ, तो 20, 21 और 22 जो अनुच्छेद हैं वो वास्तविक रूप में नागरिकों के संरक्षण के लिए, किसके, नागरिकों के संरक्षण के लिए है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें पहला है अपराधों में गिरफ्तार के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या? अपराधों में गिरफ्तार के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के तहत, अर्थात वास्तविक रूप में किसी के द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर उसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जब तक उसका जो अपराध है, जो दोष है, वो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसको कोई जो है दंड नहीं दिया जा सकता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 के तहत है, ठीक है बेटा। दूसरा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण और दैहिक शरीर, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है बेटा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 में किया गया है, नोट करेंगे। हाँ, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अब इसके अंतर्गत एक संविधान में संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 86 2002 में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के आगे
कै जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 कै जोड़ दिया गया और इस 21 कै के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। क्या बेटा? शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 21 कै के तहत दिया गया। ये बात भी यहाँ आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अब इसके बाद में तीसरी बात आती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में अनुच्छेद 22 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। वास्तविक रूप में समय समय पर इसके लिए भारतीय संसद के द्वारा विभिन्न कानून बनाए गए, जैसे मीसा है, टाडा है, पोटो है, पोटा है, NCTC है, ये 2004 में बनाया गया है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत हम पूरी सारी बातें बताएंगे तो फिर ये लगभग 1 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तो इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वास्तविक रूप में उसको जो है किसी न किसी रूप में ये साबित करना होगा कि वास्तव में इसके द्वारा ये अपराध किया गया है, तभी उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। आगे उसकी प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। तो आगे चल कर के इसको जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए कि भाई आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको जो है रोकने के लिए विशेष प्रयास किया गया कि कोई अपराध करे उससे पहले उनको जो है रोका जाए। इसी को निवारक निरोध कहते हैं। तो वास्तव में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत इसका उल्लेख किया गया। तो इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो है समय समय पर संसद ने कानून बनाए हैं, जैसा कि मैंने इनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो इसके लिए बेटा ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 22 के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा। कारण क्योंकि ये बहुत व्यापक है, इसकी चर्चा हम लगभग अगर हम ईमानदारी की बात करें तो 1.5 घंटे में भी सारा जो है अनुच्छेद 22 की बात कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए अनुच्छेद 22 के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, एक तो अनुच्छेद 22 पर, एक अनुच्छेद 32 के ऊपर। ठीक है बेटा। चलिए, अब तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बेगार या जबरदस्ती के भ्रम का निषेध। अर्थात वास्तविक रूप में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि बेगार या जबरदस्ती के भ्रम का क्या है? निषेध है। यहाँ जबरदस्ती के श्रम का आएगा, यहाँ पर श्रम का निषेध। और अगला है बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के तहत। बेटा ध्यान देंगे, बेगार या जबरदस्ती की श्रम का निषेध मतलब किसी भी रूप में किसी से बेगारी नहीं कराई जा सकती। जैसे कि प्राचीन समय में दास प्रथा हुआ करती थी, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बेगार व जबरदस्ती की श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। और बाल श्रम का निषेध अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे होते, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, उनसे जो है श्रम नहीं कराया जा सकता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में किया गया है। ठीक है बेटा। इसके बाद में चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया है। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी रूप में किसी की उपासना करे, पूजा प्रार्थना करे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख है। अर्थात जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनका प्रबंध करने की, मैनेजमेंट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 26 में किया गया है। इसके बाद में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट, टैक्स करों में छूट अनुच्छेद 27 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में जो अगली बात आती है, ये 3 हो गया, 1 2 3, और इसके बाद में ये 4 हो गया। ये शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही अनुच्छेद 28 में इसका उल्लेख किया गया। अर्थात शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही है, अनुच्छेद 28 में इसका उल्लेख किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक उल्लेख किया गया है। इसमें ये बातें हैं जिनको कि आप नोट कीजिएगा। 5वां जो अधिकार है बेटा, वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। पहला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया। क्या? कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों को संरक्षण मिले। मतलब इसके अंतर्गत ये नहीं होगा
कि वास्तविक रूप में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, बहुसंख्यक वर्गों के हितों को तो ध्यान में रखा जाए, मगर अल्पसंख्यक हितों के वर्गों को ध्यान में नहीं रखा जाए। नहीं, वास्तविक रूप में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का पूर्ण रूप में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा की गई है। और आप स्वयं देख सकते हैं वास्तविक रूप में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके लिए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी ही व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा है वह है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है बेटा। उसके बाद में आगे अनुच्छेद जो 31 है वो निश्चित कर दिया गया, जिसमें कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में वास्तविक रूप में संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था वो एक कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया। 300 क। ठीक है बेटा। इसके बाद में छठा जो अधिकार है सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा वास्तविक रूप में इन मौलिक अधिकारों का जो है संरक्षण किया जाता है, इनकी रक्षा की जाती है। अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए तो इन अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, संरक्षण नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जब इन अधिकारों का किसी भी रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, इनका उल्लंघन किया जाता है, या इन अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है, आदेश दिया जाता है, जैसे व्यवस्थापिका कोई इनके विरुद्ध कानून बनाए, कार्यपालिका इनके विरुद्ध कोई आदेश दी, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है नागरिक हैं वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हाँ, एक अलग बात है कि आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों के ऊपर स्वतः ही प्रतिबंध लग जाता है, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। अर्थात 352 में राष्ट्रीय संकट की स्थिति के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। और इसके बाद में संवैधानिक संकट जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत, इसमें भी अनुच्छेद 19 स्वतः ही निरस्त हो जाता है। और इसके बाद में अनुच्छेद 360 आता है जिसमें वित्तीय संकट का उल्लेख किया गया है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय संकट जैसी स्थिति नहीं आई है। अनुच्छेद 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। हाँ, अनुच्छेद 352 की बात आती है, राष्ट्रीय संकट की बात आती है, तो इसका प्रयोग 3 बार किया जा चुका है। 2 बार तो बाहरी आक्रमण की वजह से और 1 बार आंतरिक स्थिति गड़बड़ाने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में इसका प्रयोग किया गया था। तो वास्तविक रूप में राष्ट्रीय संकट अनुच्छेद 352 का प्रयोग अभी तक 3 बार किया जा चुका है, जबकि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अभी तक लगभग 114 बार किया जा चुका है। अर्थात वास्तविक रूप में कभी कभी इसका दुरुपयोग भी किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जब मैं राष्ट्रपति का टॉपिक अलग से आपको समझाऊंगा तब ये तीनों अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है बेटा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब यहाँ पर वास्तविक रूप में यदि इन अधिकारों का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है 5 प्रकार के रीट होते हैं, 5 लेख होते हैं जिनके माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा होती है। वो 5 रीट या लेख कौन कौन से हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। ठीक है बेटा, ये 5 जो है लेख हो गए, रीट हो गई। अब ये पांचों के पांचों मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, कारण क्योंकि इसके अंतर्गत किसी न किसी रूप में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है और भारतीय विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वास्तविक रूप में बंदी बनाए जाने का कारण बताना पड़ेगा। फिर क्या, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो फिर उसका कारण बताना पड़ेगा कि इसने ये अपराध किया है इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश के अंतर्गत क्या होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर कोई पदाधिकारी जब अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई पदाधिकारी है, जैसे मैं आपको कहूँ यहाँ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं, वो किसी को शपथ दिलाने से मना करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में यहाँ पर क्या है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, राज्यपाल की बात हाई कोर्ट है, तो फिर ये कहेंगे कि भाई वास्तविक रूप में आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करें। तो परमादेश कब प्रयोग किया जाता है इसका? जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो फिर परमादेश का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध, मनाही करना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को कार्यवाही करने से मना किया जाता है कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है, इसलिए आप इस कार्य के ऊपर कार्यवाही नहीं करें। इस जो यहाँ पर वाद होता है
उसके ऊपर जो विवाद होता है उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं लें और ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को आप भेजिएगा। इसको कहते हैं प्रतिषेध। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को कार्यवाही करने से मना किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है कि आपके कार्य क्षेत्र में ये नहीं आता है। और चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में विवाद को भेजना। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ पर जो उच्च न्यायालय होता है वो निम्न न्यायालय से ये कहेगा कि ये जो कार्य है, ये जो विवाद है, ये आपके क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसको आप जो है उच्च न्यायालय के पास में भेजिएगा या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेजिएगा। ये निम्न न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, इसको कहते हैं उत्प्रेषण। मतलब निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में विवाद को भेजना, या स्वयं उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं कि इस विवाद को हमारे पास भेजिएगा। इसको कहते हैं क्या? उत्प्रेषण। और पांचवा अधिकार प्रेक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार प्रेक्षा, इसका मतलब होता है कि पदाधिकारी वैधानिक सीमा के बाहर जाकर कार्य करने लगे तो न्यायपालिका पूछताछ कर सकता है। इस सीधी सी बात है यहाँ। अधिकार प्रेक्षा मतलब यहाँ वास्तव में कोई भी पदाधिकारी होता है वो कानूनी सीमा से, वैधानिक सीमा से बाहर जाकर के कार्य करने लगे तो न्यायपालिका पूछताछ कर सकती है। क्या पूछताछ कर सकती है? कि आप जो कार्य कर रहे हैं वास्तविक रूप में वो आपके कानूनी दायरे में, वैधानिक सीमा में नहीं आता है। आप कानूनी सीमा से बाहर कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब पदाधिकारी, नोट करें, पदाधिकारी, जब कोई पदाधिकारी, पूरा लिखित ऐसे लिखेंगे, जब कोई पदाधिकारी वैधानिक सीमा, कानूनी सीमा के बाहर जाकर कार्य करने लगे तो न्यायपालिका, फिर चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायपालिका पूछताछ कर सकता है कि भाई आप इसके ऊपर कार्य क्यों कर रहे हैं, ये आपकी कानूनी सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, ये अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। मतलब मूल बात यह है कि कोई भी पदाधिकारी अपनी कानूनी सीमा से बाहर, जो शक्ति उसको प्राप्त हुई है उस शक्ति से बाहर जाकर के कार्य करने लग जाता है तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकते हैं कि आप वास्तविक रूप में कार्य क्यों कर रहे हैं, ये आपकी कानूनी सीमा में, वैधानिक सीमा में नहीं आता है, आप इस कार्य को मत कीजिएगा। इसको कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार दिया ही नहीं गया है। जब अधिकार नहीं दिया गया तो आप इस कार्य को क्यों कर रहे हैं? आप यहां पर ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं? आपको पास ये अधिकार ही नहीं है। तो फिर से दोहरा रहा हूं, अधिकार प्रेक्षा किसे कहते हैं? जब कोई पदाधिकारी वैधानिक सीमा, कानूनी सीमा के बाहर जाकर के कार्य करने लगे तो न्यायपालिका या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पूछताछ कर सकता है उस अधिकारी से कि यह जो कार्य है ये आपकी सीमा से बाहर है, आपकी वैधानिक सीमा से बाहर है, ये अधिकार आपको मिला हुआ नहीं है। तो ये 5 प्रकार के लेख हैं जिनके माध्यम से मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। और वैसे भी देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय वास्तविक रूप में संविधान का जो है संरक्षक है, संविधान की रक्षक की भूमिका निभाती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो बेटा ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गई आपके भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है या भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है जिनका उल्लेख संविधान में ही कर दिया गया है। संसद और विधानसभाओं की इच्छा के ऊपर नहीं छोड़ा गया है। क्यों नहीं छोड़ा गया? इसलिए नहीं छोड़ा गया कि वास्तविक रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार थे वो सहन किए थे। इसलिए हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर संसद की इच्छा पर, विधानसभाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाएगा तो आगे चल करके फिर यह जो है शक्ति सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और नागरिक की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए उन्होंने संविधान के अंतर्गत ही अलग से भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक दूरदर्शिता भरी बात है, दूरदर्शितापूर्ण बात है। इतनी दूरदर्शिता हमारे संविधान निर्माताओं में थी, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हम हमारे संविधान निर्माताओं को बारंबार नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इतना श्रेष्ठ संविधान दिया है। तो बेटा ये हो गए भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है बेटा, भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बाकी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 22 के ऊपर मैं अलग से 2 लेक्चर अपलोड करूंगा, व्यापक रूप में समझाऊंगा। यहाँ तो एक मैंने आपको जो है इस रूप में समझाया है कि विद्यार्थी बार बार कह रहे थे सर आप मौलिक अधिकारों के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड कीजिएगा, तो इस बात को मैंने ध्यान रखते हुए ये मौलिक अधिकारों के ऊपर एक लेक्चर अपलोड किया है। बाकी धीरे धीरे मैं जो पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, संपूर्ण भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी जो अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये मैंने लगभग
4-5 देशों की राज्य व्यवस्था अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसे ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था है, अमेरिका की राज्य व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था है, चीन की राज्य व्यवस्था है ना। ये राज्य व्यवस्थाएं मैंने अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है अब भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, इन अधिकारों को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।